ओके आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए सीबीएसई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th का कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप व्हाट इज सोप, what is soap, how it is formed, what are its uses in daily life. So what is soap? Soap is formed by soponification reaction. If we take ester CH3 COO C2H5 and it is hydrolyzed by alkali, that is NaOH, aqueous solution of NaOH, and if we hydrolyze by NaOH aqueous solution, ये हुआ ईस्टर। और इसका नाम अगर हम प्रॉपर बोलेंगे तो हो गया इथाइल इथेनोएट 1 2। ये इथेनोइक एसिड का ईस्टर है, इथाइल इथेनोएट। इसको हम अल्कली से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सोडियम साल्ट बन जाएगा CH3 COO प्लस ये C2H5OH, ये आपको अल्कोहल मिल गया, अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल है। और इसका नाम क्या हुआ? सोडियम इथेनोएट। इथेनोइक एसिड का साल्ट हो गया सोडियम इथेनोएट। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सोप। ये हो गया सोप बन गया, दिस इज कॉल्ड सोप। सो सोप इज व्हाट? दैट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। This process is called soponification, that is a soap। और साइड में यहाँ इथेनॉल बन रहा है तो इसको हम लोग सोप कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोपनिफिकेशन। तो ये तो स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक लॉन्ग चेन का भी कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं तो उसका सोप जो होता है, जैसे सोडियम स्टीयरेट, that is also soap of sodium salt of long chain fatty acid, soap है ना, soap of ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये हो गया ईस्टर। व्हाट इज ईस्टर? प्रैक्टिकल लाइफ में ईस्टर क्या है? ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है ना, जितना भी हाई क्वालिटी का ऑयल है सब, ये ऑयल जितना है सब क्या है?
सब ईस्टर है ना। तो इसको हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो भी सोप बनता है। तो आइदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए या ईस्टर लीजिए, उसमें अल्कली डाल करके बॉयल कीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, तो आपका जो सोडियम साल्ट ऑफ दैट ईस्टर होगा वह सोप होगा। और उसमें डिजायर्ड कलर डालिए, मान लिया जाए कि पिंक कलर डाल दीजिए तो पिंक कलर होगा सोप का, है ना। उसमें परफ्यूम्स डालिए, आपकी इच्छा अनुसार परफ्यूम्स डालिए तो उसका सेंट आएगा, उसमें सोप में सेंट आएगा। तो इस तरह से हम लोग सोप बनाते हैं। नाउ दिस इज द, मान लिया लॉन्ग चेन है तो अस्टेरिक सोडियम अस्टियरेट सोडियम अस्टियरेट, ये होगा C17H35COONA, है ना। ये लॉन्ग चेन हो गया। देखिए 1 यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहां पर लग जाएगा COONA। ये Na यहां प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये लॉन्ग चेन हो गया। इसी तरह से C15H35 का भी होगा, C15 और H31COONA, है ना। ये सोडियम पाल्मिटेट इसको कहते हैं। यहां देखिए 15 का हो गया, ये 17 का हो गया, सोडियम पाल्मिटेट, ये मैंने लॉन्ग चेन हो गया। अब यहां देखिए ये जो बनाए हैं इसको इस तरह से भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये बिल्कुल सर्प जैसा हो गया, स्नेक। ये इसका माउथ हो गया, मुंह, और ये इसका बॉडी पार्ट हो गया। एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये जो सर्प का मुंह वाला हो गया वह हो गया क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब यहां दो पार्ट समझना है। ये सांकेतिक रूप से हो गया, फॉर्मूला हमने बता दिया कैसे बनता वो केमिकल रिएक्शन बता दिया। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलेंट, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर रिपेलेंट। और ये हो गया ग्रुप जो है वह वाटर लविंग। वाटर लविंग मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, इंटरेक्शन विद द वाटर, और ये वाटर से दूर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब देखिए अब यहां पर हम लोग देखें कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन आप ईस्टर ले लीजिए, जैसे C15H31
COO, है ना, और ये आपका ईस्टर हो गया, तो ये एसिड हो गया। अब इसमें आप ले लीजिए NaOH, NaOH, और इस तरह से ये आपका साल्ट बन जाएगा। या फिर ईस्टर ले दिए तो C15H31 COO, और ये हो गया CH2, फिर CH हो जाएगा, और यहाँ C15H31 COO, और फिर CH2OOC, और यहां पर हो गया C15H31, और ये रिएक्शन करेगा किससे? NaOH से, और ये 3 मोल रहेगा, 3 मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन करके आपका सोडियम साल्ट बनाएगा, और ये बना जाएगा C15, यहां भी 15 होगा, तो C15H31 COONA, है ना, और यहां लग जाएगा 3, क्योंकि 3Na है तो बैलेंस करेंगे, है ना, और ये जो है आपका मिल जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वह ग्लिसरॉल मिल जाएगा, है ना, तो ये ग्लिसरॉल आपको मिल जाएगा, और ये ग्लिसरॉल अल्कोहल का होता है, ये अल्कोहल का होता है ग्लिसरॉल, तो ये आपका सोप हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे क्लींसिंग एक्शन, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सोप एंड डिटर्जेंट है, 2 पार्ट है। पहले से जो है वह सोप बहुत सालों से हम लोग कहते आ रहे हैं, करीब करीब 2300 वर्ष पहले से साबुन साबुन सोप सोप ही चला आ रहा है ना, लेकिन सोप और डिटर्जेंट में मामूली अंतर है, वो हम लोग डिफरेंस देखेंगे बाद में, फिलहाल हम लोग सोप का देख लें। तो ये क्लींसिंग एक्शन सोप कैसे काम करता है सोप? तो सबसे पहले हम लोग बकेट में जो सर्फ लेते हैं, बकेट में जो साबुन लेते हैं, है ना, वह CMC क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि एक बकेट पानी लिए और एक चुटकी साबुन डाले, साबुन का पाउडर डाले, जो डिटर्जेंट भी पहले कहा जाता, तो हम एक चुटकी डालें और हो गया काम, ऐसा नहीं है। एक खास कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी खास कंसंट्रेशन होना, CMC क्रिटिकल मिशेल्स कंसंट्रेशन, मिशेल्स फॉर्मेशन होना चाहिए। मिशेल जैसे एक बकेट लिए और उसमें एक सांप हुआ, उससे काम नहीं चलेगा, बहुत सा सारे सांप को लगा दिए तो कपड़े का जो डर्ट है वह जल्दी जल्दी सर्फ खा जाएगा, खत्म कर देगा और कपड़ा साफ होगा। तो CMC कब बनता है? जब कुछ अमाउंट डालते हैं, फिर देखें कि सफिशिएंट झाग बनता है कि नहीं बनता। अब एक टन कोई सोप का डिटर्जेंट का डाल देगा एक पैकेट पानी में, हाथ हिलाएगा तो क्या वो सर्फ का झाग बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में झाग बनना चाहिए। अब जो झाग बनता है उसमें देखिए इस टाइप से रहेगा, ये टब हुआ, वाटर टब हुआ, और यहाँ पर आपका नल लगा हुआ है ना, और ये वाटर आ रहा है, ये क्या है? वाटर है। अब जो है आपका ये सोप इसमें डाले, सोप डाले तो ये मिशेल्स फॉर्मेशन होगा, और ये मिशेल जो है वह इस टाइप से रहता है, ये सर्फ हो गए।
ये जो है वो आयनिक पार्ट है, दैट इज निगेटिव पार्ट, और ये सब पोलर पार्ट है। और ये जो है सांप का जो है बॉडी जो है वह ये अंदर रहता है और ये सब बाहर बाहर रहता है, निगेटिव होता है। यहाँ निगेटिव चार्ज, इससे क्या होता है, रिपल्सन होता है। आप कह सकते हैं सभी सांप जो ऐसे ऐसे रह जाए, कभी नहीं रहेगा। सांप और सांप में रिपल्सन होगा। यहाँ सांप और सांप में रिपल्सन कहने का मतलब है ये निगेटिवली चार्ज है, इससे रिपल्सन होगा, इसलिए फैला हुआ रहता है चारों तरफ। सांप जो है वह फैल जाता है बकेट में, वाटर टब में। अब यहाँ पर आप क्या किए, अब यहाँ पर जो है आप ये क्लॉथ डाले, डर्टी, ये डर्टी क्लॉथ है आपका, है ना। इस डर्टी क्लॉथ में आपका, डर्टी क्लॉथ में ये आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये डर्ट क्या है, ये शरीर से जो तेलीय पदार्थ, ऑयली पदार्थ निकलता है, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट, और उसमें धूलकण आकर के चिपक जाता है, दैट इज डर्ट, है ना। अगर पूरा साफ सुथरा रहे, कोई डस्ट नहीं रहे, तो कपड़ा बहुत दिन तक साफ रह सकता है और शरीर से ऑयली पदार्थ न निकले तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, नेचर में आपको रहना है ना। तो यहाँ पर डस्ट जो है वह क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरेक्शन करता है और ये इससे इंटरेक्शन हो जाता है। और ये जो इसका निगेटिव पार्ट है वह वाटर में घुलनशील होता है, वाटर में इंटरेक्शन करता है, और वाटर से ये इंटरेक्शन हो करके यहाँ नल से पानी चल रहा है और ये बाहर निकलता है ये, और इससे अटैचमेंट इसका है ना, तो इसको अटैचमेंट करके निकल सकता है। इसको हम एक जनरल व्यावहारिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे नवादा स्टेशन हुआ, तो नवादा स्टेशन में जो ट्रेन अगर आ रही है गया से क्यूल जाने वाली है, तो देखते हैं कि प्लेटफार्म पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर उसको आप डस्ट का तुलना कीजिए, है ना। और ट्रेन आई, ट्रेन में आगे इंजन लगा रहता है, दैट इज वो समझिए कि सांप है, और पीछे जो है बॉगी सांप का बॉडी है ना। तो साबुन का आगे इंजन जो है वह आयनिक पार्ट है, और पीछे जो है वह हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो बॉगी है। उसमें क्या आती है, ट्रेन आती है गया से क्यूल जाने के लिए या वारसलीगंज जाने के लिए, ट्रेन रुकी, लोग उसमें सभी बॉगी में घुस जाते हैं, और आगे इंजन स्टार्ट होता है, उसके साथ बॉगी है, और बॉगी में क्या है, सारे लोग हैं, खिंचा के वारसलीगंज चले जाते हैं, और आपका स्टेशन बिल्कुल प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है। ट्रेन खुलने के बाद आप जाइए, देखिए कि प्लेटफॉर्म आपका साफ है ना। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि डस्ट जो है वह उसमें लपटा करके, है ना, पूरा बाहर आ गया और पानी से वो बाहर निकल रहा है। इस तरह से जो हम लोग कपड़ा हेजिटेट करते हैं, उसमें इरिटेट करते हैं, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है वही कि पानी को बाहर हम लोग करते हैं। 2-3 बार जो पानी से हम लोग हलाते हैं, पानी से जो कपड़ा धोते हैं 2-3 बकेट पानी से, उसका मतलब है कि पूरा सोप उसमें निकल जाए और उसके साथ डस्ट कपड़े से छोड़कर निकल जाए। सो क्लॉथ इज फ्री फ्रॉम आवर डस्ट, है ना। कपड़ा जो है, क्लॉथ इज फ्री फ्रॉम डस्ट हो जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है, फिर हम फैला देते हैं, सुखा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसका कि सोप जो है, सोप वर्क्स इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में साबुन बहुत झाग देता है और कपड़े की सफाई होती है, लेकिन सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड
वाटर में सोप काम नहीं करता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन, क्यों नहीं करता है? तो उसका कारण है कि हार्ड वाटर में जो है वह साल्ट रहता है, आयन रहता है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ये कैटायंस उसमें घुले रहते हैं। और ये जब ईस्टर से रिएक्शन करता है ना, जब इसमें ईस्टर से सोप से जो रिएक्शन करता है तो ये अस्कम बनाते हैं, जैसे कैल्शियम CH3COO2 और कैल्शियम एसीटेट है ना, डाई कैल्शियम बनाएगा, डाई एस्टेट बनाएगा, इसका वैलेंसी 2, ये 2 हो जाएगा। तो ये जो है वह अस्कम में ही हुआ, अस्कम। तो इसका झाग जो है, साबुन का जो पार्ट है वह तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ये उसको खत्म करता है, ये भी उसको खत्म करता है। तो साबुन का ज्यादा पार्ट तो आपका हार्ड वाटर के मिनरल से रिएक्शन करके अस्कम बनाने में निकल जाता है। अब साबुन बचा कम तो कपड़े की सफाई होगी कम। तो बहुत ज्यादा साबुन घिस रहे हैं हार्ड वाटर में, कपड़े की सफाई कम होती है। और ये अस्कम जो निकलता है, जैसे आप शरीर में साबुन लगाने वाला, उसमें भी अगर हार्ड वाटर में आप स्नान करते हैं या कपड़े की सफाई करते हैं तो कपड़े भी पीलापन हो जाता है, साफ नहीं होगा। बर्तन अगर सफाई करते हैं तो बर्तन भी, ग्लासवेयर अगर चमचम ग्लासवेयर है और उसमें अगर साफ करते हैं तो वही पीला हो जाएगा। और आप स्नान करते हैं तो अस्कम जो है बाल में आकर के चिपक जाएगा, है ना। जो स्नान करने के बाद आप कंघी करेंगे तो बाल आपका एक दूसरे में सटा है। अगर लेडीज स्नान करती है तब तो और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, है ना। इसलिए ये आपका अस्कम फॉर्मेशन होता है, जिससे कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो हार्ड वाटर में दूसरा है सोप का, ये कि सोप जो है वह बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है सोप। सोप से अगर आप सफाई करते हैं तो उसका जो है पानी जो आउटलेट है वो अगर खेत में जाता है, सॉइल में जाता है तो सॉइल पॉल्यूट नहीं होता है। उसके पानी को सूख जाने के बाद सॉइल में अगर प्लांट आप लगाते हैं, फसल बोते हैं तो होता है, वो पॉल्यूट नहीं होता। लेकिन अगर डिटर्जेंट का अगर प्रयोग होता है और उससे जो पानी निकलता है कपड़े का साफ करने के बाद, वो आपका सॉइल पॉल्यूट हो जाता है और वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो अब ऐसा डिटर्जेंट भी बन रहा है जो बायोडिग्रेडेबल है ना। लेटेस्ट रिसर्च में डिटर्जेंट भी बायोडिग्रेडेबल बनाने का प्रयास हो रहा है कि भाई ज्यादातर लोग अब डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, है ना। तो ये है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।